Hello friends, how are you all? So I'm back with another video on the Occupational Safety Health and Working Conditions Code 2020. ये इस कोड का सेकेंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं. और इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स प्रोविजंस को देखेंगे. चैप्टर 3 में ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन मैंने सारे के सारे प्रोविजंस इंक्लूड नहीं करे हैं. केवल वही चीज़ें इंक्लूड करी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैंने वही प्रोविजंस इंक्लूड करे हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़. एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 6. अब ये सेक्शन 6 है. Every employer of factory, dock, mine, building or other construction work shall arrange to conduct free of cost medical examination for every worker annually. तो हर एम्प्लॉयर को, जो एम्प्लॉयर किसका है, फैक्ट्री का है, डॉक, माइन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क का एम्प्लॉयर है, उसको हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पड़ेगा अपने वर्कर्स के लिए. Within 120 days from the commencement of every year, calendar year who has completed 45 years of age. तो हर कैलेंडर ईयर मतलब हर साल का जो शुरुआत होता है वहाँ से 120 दिन के अंदर अंदर मेडिकल हेल्थ जो चेकअप होता है फ्री ऑफ कॉस्ट वो करवाना है उन वर्कर्स का जिन्होंने 45 years of age कंप्लीट कर ली है. The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner as per the performa in the form 5. The medical certificate shall be submitted by the qualified medical practitioner to the concerned employer as well as to the employee. तो important क्या है, कैलेंडर ईयर के स्टार्ट होने के साथ साथ 120 दिन के अंदर, कैलेंडर ईयर के स्टार्ट होते ही 120 दिन के अंदर हर वर्कर का, जो वर्कर 45 इयर्स की एज कंप्लीट कर चुका है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है फ्री ऑफ कॉस्ट. कौन कौन से एम्प्लॉयर्स करवाएंगे? जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयर हैं, डॉक में एम्प्लॉयर्स हैं, माइंस में हैं, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. और जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कौन कंडक्ट करवाएगा? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर. और वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू करेगा जो कि एम्प्लॉयर के पास जाएगा एज वेल एज एम्प्लॉय के पास जाएगा. देन सेक्शन 10, नोटिस ऑफ सर्टन एक्सीडेंट. वेयर एट एनी प्लेस इन द एस्टैब्लिशमेंट एन एक्सीडेंट अकर्स विच कॉजेज डेथ और विच कॉजेज एनी बॉडीली इंजरी बाय रीजन ऑफ विच person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more immediately following the accident. तो जहाँ अगर इस्टेब्लिशमेंट की किसी भी प्लेस पे, बेसिकली उसके प्रीमाइसेस में कोई एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट से या तो डेथ हो जाती है या कोई सीरियस बॉडीली इंजरी हुई है और वो इंजरी ऐसी है कि उस वर्कर को 48 आवर्स तक प्रिवेंट करती है काम करने के लिए, तो फिर जैसे ही वो एक्सीडेंट और वो इंजरी अकर हुई है या डेथ अकर हुई है, वैसे ही फॉलोइंग द एक्सीडेंट क्या करना पड़ेगा? जो नोटिस है, एम्प्लॉयर क्या करेगा? नोटिस देगा. एम्प्लॉयर और ओनर और एजेंट और मैनेजर ऑफ सच एस्टैब्लिशमेंट इफ इट इज़ अ माइन. तो वो नोटिस किसको देगा? अच्छा, पहले तो ये कि नोटिस कौन दे रहा है. तो अगर वो माइन है तो वहाँ का एम्प्लॉयर या ओनर या एजेंट या मैनेजर देगा नोटिस. अगर वो फैक्ट्री है या डॉक वर्क से रिलेटेड है वहाँ का काम, तो वहाँ का एम्प्लॉयर या मैनेजर देगा. अगर वो प्लांटेशन है और इस्टेब्लिशमेंट रिलेटिंग टू बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो वहाँ का एम्प्लॉयर देगा नोटिस. किसको? टू सच अथॉरिटी, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होगी उसको नोटिस देगा. जनरली इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इन सबको नोटिस दिया जाता है. किस चीज़ का? कि एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट की वजह से कोई सीरियस इंजरी हो गई है या डेथ हो गई है. तो जब एक्सीडेंट हुआ, अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के तुरंत बाद आपको नोटिस देना है. अगर डेथ नहीं होती है तो एक्सीडेंट हुआ, सपोज इंजरी हो गई है और इंजरी 48 आवर्स से ज़्यादा तक लॉन्ग लास्टिंग है, तो फिर उसके बाद वो जो टाइम पीरियड है उसके बाद आपको नोटिस देना है. अगर where a notice given under subsection 1 related
टू एन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ, तो अगर जो नोटिस दिया है वो डेथ से रिलेटेड है, प्लांटेशन में या किसी एस्टेब्लिशमेंट में जहां एक्सीडेंट हुआ वहां से उस एक्सीडेंट के द्वारा उस वर्कर की डेथ हो गई है और जो नोटिस गया है वो डेथ का नोटिस गया है, तो जिसके अथॉरिटी के पास अगर जिस अथॉरिटी जो भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है जिसके पास नोटिस गया है तो वो क्या करेगी, या तो वो अथॉरिटी, या अगर अथॉरिटी नहीं है तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर आफ्टर चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जब नोटिस जाएगा फिर वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को ऑर्डर देगा कि 2 महीने के अंदर जिस दिन उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंची उस अथॉरिटी के पास या चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पास नोटिस पहुंचा, इंफॉर्मेशन पहुंची अबाउट द डेथ, उस टाइम से 2 मंथ्स के अंदर उसको एक इंक्वायरी कंडक्ट करवानी है, इंक्वायरी रिलेटेड टू द रीज़न बिहाइंड दैट एक्सीडेंट विच कॉज द डेथ ऑफ द वर्कर, तो वो करना है। तो ये जो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में हम जो अथॉरिटी है उसको इंक्वायरी कंडक्ट करवानी है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 नोटिस ऑफ सर्टन डेंजरस अकरेंस। डेंजरस अकरेंस का मतलब होता है कुछ जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है जो डेंजर इन नेचर, जिससे कुछ हार्म पहुँच सकता है वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन लोगों को। जैसे लेट सपोज कि कुछ एक्सप्लोजन हो गया हो, वहाँ पर कोई मशीनरी है वो टूट गई हो, मतलब काम करते करते उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या कोई सपोज अगर ऐसा जैसे गैस पाइपलाइंस होती हैं वो बर्स्ट हो गई हो, तो इस टाइप का कुछ डेंजरस अकरेंस अगर होता है तो उस केस में उस केस में क्या होगा, वेयर इन एन एस्टैब्लिशमेंट देयर इज एनी डेंजरस अकरेंस एज स्पेसिफाइड। तो ड्राफ्ट में कुछ लिस्ट दी हुई है जिसमें डेंजरस अकरेंस कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में जिक्र है, वो हम बाद में देखेंगे, जिससे या तो बॉडली इंजरी हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो उस डेंजरस अकरेंस के 12 घंटे के अंदर एक नोटिस देना है टू इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल ऑफिसर को। अब जैसे कि अब एक्सीडेंट हुआ था, जो भी डेंजरस अकरेंस था उससे सपोज एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ तो उसका नोटिस दे दिया, प्रोवाइडेड दैट इफ इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंस डेथ अकर्स, तो अगर नोटिस देने के बाद लेट सपोज वर्कर की डेथ हो जाती है, टू एनी पर्सन इंजर्ड बाय सच एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंस आफ्टर द नोटिस एंड रिपोर्ट रिफर्ड हैव बीन सेंड, तो डेथ हो गई, नोटिस या रिपोर्ट सेंड होने के बाद, जो अभी हमने पढ़ा कि 12 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट सेंड करनी है या नोटिस देना है, तो उस नोटिस के बाद अगर उस एक्सीडेंट जो भी हुआ था जिसका हमने इन्फॉर्मेशन दी है टू दी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उस वर्कर की डेथ हो जाती है, द एम्प्लॉयर ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट शैल, तो उसके बाद क्या करेगा, जो एम्प्लॉयर है या ऑक्यूपायर या मैनेजर एक और नोटिस देगा बाय टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी अथॉरिटी है जिसको हमने पहले नोटिस दिया था उसको दोबारा से इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा डेथ हो गया है, एंड ऑल्सो हैव दिस इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड इन राइटिंग विद इन 12 आवर्स। तो उस इलेक्ट्रॉनिकली एंड टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन देने के बाद जो डेथ की इंफॉर्मेशन है, जो डेथ का जो अकरेंस हुआ है, डेथ हुई है, उसको रिटर्न वे में कंफर्म करके 12 घंटे के अंदर भेजना है। तो ये चीज़ यहाँ बोल रहा है। तो जो 12 आवर्स का ये टाइम पीरियड है डेंजरस अकरेंस का, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। प्रोवाइडेड दैट इफ द पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम वर्किंग फॉर 48 आवर्स और मोर डज नॉट अकर इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सीडेंट। अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक्सीडेंट होता है अगर, तो उसके बाद जो डिसेबिलिटी है हम देखते हैं कि 48 आवर्स से ज़्यादा अगर वो कंटिन्यू कर रही है, कभी कभी एक्सीडेंट हुआ, इंसान 48 आवर्स के अंदर ठीक हो गया, तो फिर वो इतना नोटिस देने का नहीं होता। लेकिन अगर जो एक्सीडेंट है जिससे जो डिसेबिलिटी हुई है, अगर वो 48 घंटे से ऊपर की डिसेबिलिटी है, कंटिन्यू होती है, जिससे जो वर्कर है वो काम नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसा होता है तो हम नोटिस देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर जो पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी है फ्रॉम वर्किंग फॉर 48 आवर्स और मोर डज नॉट अकर इमीडिएटली, अब एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के तुरंत बाद डिसेबल नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ, इंसान फिर भी काम कर रहा है, बट आफ्टर सम टाइम
जो बॉडी थी उसने रेसिस्ट करना शुरू करा और फिर जो सिम्टम्स थे वो शो करे, उसके बाद वो डिसेबल हुआ, उसके बाद उसका जो कंटिन्यूटी में जो नॉर्मल रूटीन था वो डिसरप्ट हुआ, वो इंटरप्ट हुआ. बट लेटर following the accident or dangerous accident, but later or occurs in more than one spell, या एक के बाद मतलब जैसे एक बार हुआ फिर दोबारा हुआ, पहली बार हुआ ठीक हो गया फिर दोबारा हुआ, तो एक से ज़्यादा बार हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा, द रिपोर्ट रिफर्ड शैल बी सेंट टू द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन 24 hours following the hours when the actual total period of disability from working results. तो अब जैसे तुरंत नहीं हुआ डिसेबिलिटी तुरंत नहीं आई, बाद में आई, तो जब भी डिसेबिलिटी आई, जब भी वो एक्चुअल जो वर्किंग का जो उसका रूटीन था वो इंटरप्ट हुआ, 48 आवर्स और मोर की जो डिसेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो आई, उससे 24 आवर्स के अंदर अंदर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, उस डिसेबिलिटी की नोटिस देगा, उसको इन्फॉर्म करेगा 24 आवर्स के अंदर अंदर. Notice of certain diseases where any worker in establishment contracts any disease specified in third schedule. तो हमको पता है कि तीसरे शेड्यूल में जो नोटिफिएबल डिजीजेस हैं उसके बारे में जिक्र है, तो अगर उस शेड्यूल में जो भी डिजीजेस दी हुई हैं, जो भी मेंशन्ड है, उसमें से कोई एक डिजीज हो जाती है किसी वर्कर को, तो वहाँ का एम्प्लॉयर जो होगा उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट का या उस वर्कर का एम्प्लॉयर क्या करेगा, शैल सेंड नोटिस ऑफ सच थिंग, उस डिजीज का नोटिस देगा कि हाँ हमारे एक वर्कर को ऐसी डिजीज हो गई है, टू द अथॉरिटी एंड इन सच फॉर्म विच इन सच टाइम पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. इफ एनी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अटेंड्स ऑन अ पर्सन who is or has been employed in an establishment and who is or is believed by qualified medical practitioner to be suffering from any disease, the medical practitioner shall without delay send a report in writing to the office of chief inspector cum facilitator in such form and within such time as may be prescribed. तो इसमें बोल रहा है कि अगर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर पर्सन को देखता है, जो पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसको डिजीज़ हुआ है, तो उसको अगर अटेंड करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको पूरा एग्जामिन करता है और उसको लगता है कि हाँ एक्चुअली में उस वर्कर को डिजीज़ हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो रिपोर्ट सेंड करेगा टू द चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को. If any qualified medical practitioner fails to comply with the provisions, he shall be punishable with penalty which may extend to 10,000 rupees. और यहाँ पर अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब नहीं अपनी जो उसकी जो ड्यूटी है कि उसको एग्जामिन करना है वर्कर को और रिपोर्ट सेंड करनी है चीफ इंस्पेक्टर को, वो ऐसा करने में फेल हो जाता है, तो ऐसे केस में उसको 10,000 रुपीज़ तक का फाइन पड़ सकता है, पेनलाइज हो सकता है वो. Now, Chapter 4, Occupational Safety and Health. Section 16, National Occupational Safety and Health Advisory Board. The central government shall constitute the central government shall constitute the National Occupational Safety and Health Advisory Board. तो National Occupational Safety and Health Advisory Board को कौन बनाएगा, कौन constitute करेगा, central government. To discharge the functions conferred on it or under this code. और किस लिए, जो functions जो भी हम पढ़ेंगे आगे उससे related जो matters हैं, उससे related जो duties है उसको perform करने के लिए. And to advise as well as central government को advise करने के लिए कौन से matters पे, matters relating to standards, rules and regulations to be declared or framed under this code, implementation of provisions of this code and standards, rules and regulations, जो भी स्टैंडर्ड्स है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इस पर्टिकुलर कोड से रिलेटेड, उसको उससे रिलेटेड एडवाइस करने के लिए, इस कोड के प्रोविजंस जो है, स्टैंडर्ड्स जो है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड एडवाइस करने के लिए, द इशू ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी, जो भी प्रोग्राम्स होंगे रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ मेजर्स, उनसे रिलेटेड एडवाइस करने के लिए किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को. एंड एनी अदर मैटर ऑफ दिस कोड, तो कोई भी मैटर इस रिस्पेक्ट में जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी
या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सेफ्टी और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, उस मैटर्स में एडवाइस करने के लिए ये बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जो कि किसको एडवाइस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये कॉन्स्टिट्यूट कौन कर रहा है, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। द नेशनल बोर्ड, अब नेशनल बोर्ड में कौन कौन से मेंबर्स होंगे। पहला, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो सेक्रेटरी है वो कौन से होंगे, चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो। डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई, मेंबर एक्स ऑफिशियो। डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी धनबाद, मेंबर एक्स ऑफिशियो। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव नागपुर, मेंबर एक्स ऑफिशियो। चेयरमैन सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड न्यू दिल्ली, मेंबर एक्स ऑफिशियो। चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल न्यू दिल्ली, मेंबर एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का आपको अगर मतलब नहीं पता हो, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि वो ऐसा पर्सन जो अपने पोस्ट की वजह से कहीं किसी बोर्ड का मेंबर बना है। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज डीलिंग विद लेबर मैटर्स ऑफ 4 स्टेट बाय रोटेशन as central government may deem fit, members ex officio. Director General, Employee State Insurance Corporation, Director General Health Service, 5 representative of employers, members ex officio. 5 representatives of employees. तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, एम्प्लॉयर से कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, टोटल 5। एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव कितने होंगे, टोटल 5। सेक्रेटरी कौन होगा, जो चेयरपर्सन होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्रेटरी है उसको एज अ चेयरपर्सन रखा गया है यहाँ पर। आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एसोसिएटेड विद द मैटर्स फॉर विच स्टैंडर्ड रूल्स पॉलिसीज हैज बीन फ्रेम्ड, वो मेंबर है। 5 एमिनेंट पर्सन कनेक्टेड विद द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऐसे मेंबर्स जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ से रिलेटेड जो फील्ड है वहाँ पर काम करते हो उससे रिलेटेड हो, तो वहाँ के 5 एमिनेंट मेंबर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। स्पेशल इन्वाइटीज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी फॉर सीकिंग इनपुट इन स्पेसिफिक मैटर्स, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। The term of office of members referred to in clause G, J, K, L and M shall be of 3 years and the procedure for which nomination and discharge of their functions shall be such as may be prescribed. तो जो term of office होगा किसका, G, अभी हमने देखा G, J, K, L and M, G, J, K, L and M। तो इनके जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा, टेन्योर होगा, वो कितने टाइम पीरियड का होगा, 3 years का। The central government may constitute as many technical committee or advisory committee consisting of such members and such qualification as prescribed by central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नेशनल बोर्ड के को असिस्ट करने के लिए टेक्निकल कमिटीज एंड एडवाइजरी कमिटीज भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। The national board shall consult the state government whose principal secretaries are the members of national board as required under the clause G of subsection 2 section 16 and in case of specific issues relating to plantation factories। तो important, ये सब इतना important नहीं है, basically important ये है कि कौन नेशनल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और उसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे। 5 मेंबर्स इंपॉर्टेंट है जो कि एम्प्लॉयर्स की तरफ से होंगे, 5 मेंबर्स एम्प्लॉयर्स की तरफ से होंगे। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन होगा, चेयरपर्सन होगा जो कि एक्स ऑफिशियो होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। और टर्म ऑफ जो टेन्योर होगा, टर्म ऑफ ऑफिस, वो कितने टाइम पीरियड का होगा, 3 years का होगा। Now, State Occupational Safety, Health and Advisory Board. The state government shall constitute board to be called as the State Occupational Safety and Health Advisory Board. तो state का है, इसलिए state constitute कर रही है, किस लिए, to advise the state government on such matters arising out of the administration of this code. The constitution, procedure and matters related to state advisory boards shall be as such as prescribed by the state government. The state government may constitute as many technical committees, advisory committees of state advisory board, including site appraisal committee consisting of such members and qualification as
स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टेक्निकल कमिटीज़ बना सकती है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, एज वेल एज इम्पॉर्टेंट क्या है, साइट अप्रेजल कमेटी। तो साइट अप्रेजल कमेटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, अगर बनाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। किस लिए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को ये सारे की सारी कमिटीज, टेक्निकल कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड एंड अप्रेजल कमेटी एडवाइज कर सके। तो जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पर जो नेशनल बोर्ड है उसको असेस करने के लिए स्पेसिफिकली क्या बना है, टेक्निकल कमिटीज़ बनी है एंड एडवाइजरी कमिटीज़ बनी है, बट नो साइट अप्रेजल कमेटी। लेकिन स्टेट की जहाँ पर बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टेक्निकल कमिटीज़, एडवाइजरी कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है ताकि वो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को असेस कर सके, एज वेल एज साइट अप्रेजल कमेटी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, साइट अप्रेजल कमेटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो आंसर वुड बी स्टेट गवर्नमेंट। नाउ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। The central government shall declare standards on occupational health and safety for workplace related to mines। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड जो वर्क प्लेस है वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स मेजर्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, सेट कर सकती है, रिलेटिंग टू फैक्ट्री, माइन, डॉक वर्क, बीड़ी एंड सिगार, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड इन एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट। तो कौन करेगा ये सब, सेंट्रल गवर्नमेंट। इन पर्टिकुलर सच स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू, अब वो जो स्टैंडर्ड सेट होंगे जो हेल्थ, सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, वो किस लिए होंगे, रिलेटेड टू फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड अदर हजार्ड्स टू बी डेल्ट विद फॉर द वर्किंग लाइफ ऑफ एम्प्लॉय टू एंश्योर दैट एक्सटेंड फीजिबल ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट अवेलेबल एविडेंस एंड फंक्शनल कैपेसिटी। तो बेसिकली जो भी वहाँ मतलब जैसे जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको अच्छे से प्रॉपर एक सेफ्टी मिल सके, अच्छे से वो काम कर सके, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ना हो, उनका फंक्शनैलिटी भी कोई प्रॉब्लम ना है, उनका हेल्थ इम्पेयरमेंट ना हो, मतलब हेल्थ में कोई हैम्पर ना हो, तो उन सबको ध्यान में रख के स्टैंडर्ड सेट करते हैं। वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द norms appraising the hazards to employees and users to whom such hazards are exposed, relating to relevant symptoms and appropriate energy treatment for monitoring and measuring exposures of employees for medical examination, test for hazards evaluation। तो बेसिकली जो भी जो स्टैंडर्ड सेट होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे कि अगर कोई सपोज अगर कोई ऐसी रॉ मटेरियल है, कोई ऐसी फैक्ट्री है जो डेंजरस प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो वो कितना परसेंटेज ही वो यूज़ कर सकती है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होंगे, क्या क्या सेफ्टी गियर्स होंगे, कि वो आपको वहाँ पर रखने ही पड़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या क्या होना चाहिए, किस टाइप से यूज़ होगा, जो सेफ्टी मेजर्स होंगे। तो ये सब चीज़ें कौन सेट करेगा, सेफ्टी ऑडिट, इंस्पेक्शन कब कब होना चाहिए, कैसे इवैल्यूएशन होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें कौन करेगा सेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग क्राइटेरिया फॉर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, मतलब ऑक्यूपेशनल डिजीजेस अगर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पर प्रोन है जो चीज़ कि आपको ऑक्यूपेशनल डिजीजेस माइट भी पॉसिबल की हो सकती हैं, तो ऐसे में क्राइटेरिया सेट करना चाहिए ताकि वो टाइम टू टाइम डिटेक्ट कर सके, मेडिकल एग्जामिनेशन वर्कर का हो सके, टाइम रहते उनकी डिजीज़ को डिटेक्ट किया जा सकते, उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये सब चीज़ें कौन सेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। Such aspects of occupational safety and health relating to workplace which the central government consider necessary, such safety and health measures as may be required having regard to specific conditions। तो obviously वो सारे के सारे measures जो central government को लगता है कि उनको मतलब सही है, यही से होना चाहिए, वो सारे के सारे health measures को लेगी। हेल्थ मेजर्स मतलब बीड़ी एंड सिगार वर्कर से रिलेटेड जो होंगे उनको वैसे लिया जाएगा, डॉग वर्कर से रिलेटेड जो हेल्थ मेजर्स होंगे उनको वैसे लिया जाएगा। और सेकंड शेड्यूल में जो चीज़ें मेंशन्ड हैं, जो भी मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें बताया था, सेकंड शेड्यूल में जो चीज़ें मेंशन्ड है, तो उसमें क्या क्या मेंशन्ड है, जो मैटर्स हैं, जिस मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मेजर्स सेट कर सकती है, स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, हेल्थ स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, वो सारे मैटर्स सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। तो वो आप एक बार इसको ध्यान में रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है।
safety and occupational health survey. At any time during normal working hours of an establishment or at any time as he may deem necessary, the Chief Inspector cum Facilitator in case of factory, the Director General of Factory Advice Service and Labour Institute in case of factory, the Director General of Mine Safety in case of mine, the Director General of Health Service in case of factory or mine, and each such officer as may be authorized by appropriate government in case of any other establishment, after giving notice in writing to the employer, conduct survey of mine, factory or other establishment, and such employer shall afford all facilities of survey including facilities of examination and testing of plant and machinery. तो हेल्थ सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कब कब हो सकता है? तो किसी भी टाइम नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, अगर फैक्ट्री या माइन है तो वहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर कर सकता है, अगर वो एक फैक्ट्री है तो वहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस लेबर इंस्टीट्यूट कर सकता है, माइन है तो वहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन वो सर्वे कर सकता है, अगर वो फैक्ट्री या माइन है तो वहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस सर्वे कर सकते हैं, और अदरवाइज किसी और इस्टेब्लिशमेंट में जो इस कोर्ट्स के अंदर आती है वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो सर्वे कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसको एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा टू द एम्प्लॉयर कि वो एक सर्वे कंडक्ट करवा रहा है, और ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, उस पर्टिकुलर ऑफिसर को सर्वे से रिलेटेड सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाए, अच्छे से सारी की सारी फैसिलिटीज़, उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी उसको फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करवाए ताकि अच्छे से सर्वे कंडक्ट हो सके. For the purpose of this subsection, the expression employer include manager of the factory or in case of other establishment or class of establishment any such person who is. तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का मतलब है फैक्ट्री है तो वहाँ का मैनेजर, या अदरवाइज कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ पर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस पर्टिकुलर वर्क के रिलेटेड वो एम्प्लॉयर बन जाएगा. For the purpose of facilitating survey, every worker, if so required by person conducting the survey, present himself to undergo. तो सर्वे अच्छे से हो इसके लिए जो भी ऑफिसर है जो सर्वे कंडक्ट करवा रहा है वो क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है वर्कर्स को खुद को प्रेजेंट रखना पड़ेगा सर्वे के टाइम पे ताकि उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन हो सके. Any time spent by a worker for undergoing medical examination or furnishing information shall for the purpose of calculating wages and extra wages for the overtime shall be deemed to be working. और जिस भी टाइम पे वो वर्कर अपना काम ना करके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट करवाएगा अपने आप को, या कोई अगर उस वर्कर से उसको जो ऑफिसर है उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है तो वो सारा टाइम उसका वर्किंग आवर्स में ही काउंट होगा. अगर हम वेजेस या एक्स्ट्रा वेजेस या ओवर टाइम काउंट करते हैं तो ये वाला टाइम जब वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा रहा है या जो ऑफिसर है सर्वे ऑफिसर उसको इंफॉर्मेशन फर्निश करवा रहा है वो वर्कर, वो जो टाइम पीरियड है उसको वर्किंग आवर ही माना जाएगा. For the purpose of this section, the report submitted to the appropriate government by the person conducting survey shall be deemed to be a report submitted by inspector cum facilitator under this code. Safety committee and safety officers, very important. Every establishment employing 500 or more workers except for the establishment shall constitute a safety committee consisting of representatives of employer. तो हर वो establishment जहाँ पर 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पर क्या होगा, एक सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. द टेन्योर ऑफ द सेफ्टी कमेटी शैल बी ऑफ 3 years. The safety committee shall meet once in every quarter, and in case of mine, the safety committee shall meet once in a month. तो जो टेन्योर होगा उस सेफ्टी कमेटी का वो 3 साल का होगा. एवरी क्वार्टर में वो एक बार मीटिंग करवाएगी. अगर वो माइन है तो मंथ में एक बार मीट होगा उसका. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर शैल बी चोजन फ्रॉम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एंड इन केस देयर इज नो ट्रेड यूनियन द मेंबर्स विल बी चोजन बाय द वर्कर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्रेड यूनियन है तो उस ट्रेड यूनियन में से रिप्रेजेंटेटिव चूज होंगे, अगर नहीं है तो जो भी वर्कर्स हैं वहाँ से प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव चूज होंगे.
और जो भी रिप्रेजेंटेटिव चूज होंगे जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स में वुमेन वर्कर्स भी होने चाहिए जो वुमेन वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो. The owner, employer, occupier, agent or manager within the period of 15 days from the date of receipt of recommendation of safety committee shall take action to implement the recommendation. तो सेफ्टी कमेटी जो जो रिकमेंड करेगी, जिस दिन भी उसका रिकमेंडेशन आएगा उस दिन से 15 दिन के अंदर एम्प्लॉयर, ओनर, ऑक्यूपायर या एजेंट जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा. तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि 15 डेज का टाइम पीरियड है, इसको ध्यान में रखना. 500 और ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो वहाँ पर सेफ्टी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी. Composition of safety committee. The representatives of management of safety committee except in case of mine shall consist of a senior official who by his position in organization can contribute effectively to the functioning of the committee shall be the chairman. एक सीनियर ऑफिसर जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो चेयरमैन बनेगा. सेफ्टी ऑफिसर एंड मेडिकल ऑफिसर वेयर एवर अवेलेबल एंड द सेफ्टी ऑफिसर इन सच अ केस शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी. तो सेक्रेटरी कौन होगा? सेफ्टी ऑफिसर. अ रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड परचेज डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे. द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेफ्टी कमिटी शैल बी चोजन बाय द वर्कर्स साइड. जो भी वर्कर्स है उनमें से वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाएगा. तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, सीनियर ऑफिशियल हु बाय हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली. तो ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उसका जो सीनियर ऑफिशियल होगा वो चेयरमैन बनेगा. सेक्रेटरी जो होगा, जो सेफ्टी ऑफिसर है उसको सेक्रेटरी बनाया जाएगा. एंड मेडिकल ऑफिसर ऑल्सो. फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी कमिटी. अब सेफ्टी कमिटी के फंक्शन क्या है इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. Assisting and cooperating the management, dealing with all the matters concerning health and safety and environment and to arrive at practicable solution, creating safety awareness among the workers, undertaking educational, training and promotional activities, discussing report on safety, environmental and occupational health surveys, safety audits, looking into the matters likely to cause danger to the safety and health of workers, reviewing implementation of recommendations made by it. तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं, बस आप एक बार इस मतलब एक बार एक क्विक ग्लांस मार लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या मैटर्स हैं, फंक्शंस हैं, ड्यूटीज़ हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ सेफ्टी कमिटी इन केस ऑफ माइन. अभी तक हमने जो पढ़ा ये माइन वाला केस नहीं था, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं ये माइन से रिलेटेड है. तो कौन कौन होगा? द मैनेजर रिफर टू इन सेक्शन 67 शैल बी द चेयरमैन. तो सेक्शन 67 में जो मैनेजर है जो कि ऑब्वियसली माइन से रिलेटेड ही है उसको हम चेयरमैन बनाएंगे. 5 ऑफिशियल्स और कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ माइन नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन. तो चेयरमैन जो बनेगा वही 5 ऑफिशियल्स जो माइन के ऑफिशियल्स होंगे उसको नॉमिनेट करेगा. 5 वर्कर्स इंक्लूडिंग प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज इंगेज्ड इन माइनिंग ऑपरेशन नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द मेंबर. तो एम्प्लॉय साइड से 5 मेंबर वर्कर्स होंगे जो नॉमिनेट होंगे सेफ्टी कमेटी में, जिसमें प्रोपोर्शनल नंबर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का भी होगा. वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर सो डेजिग्नेटेड ईच फ्रॉम माइनिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल. जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो माइनिंग से, इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन से होंगे. सेफ्टी ऑफिसर और वेयर देयर इज नो सेफ्टी ऑफिसर द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल नेक्स्ट टू द मैनेजर. तो अगर सेफ्टी ऑफिसर है तो वो सेक्रेटरी होगा कमेटी का माइंस में. हाँ, यहाँ पर हम माइंस की जो सेफ्टी कमेटी है उसकी बात कर रहे हैं. लेकिन अगर सेफ्टी ऑफिसर नहीं है तो मैनेजर के बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पोस्ट है वो जो पर्सन होगा, जो पर्सन उस पोस्ट को होल्ड कर रहा होगा वो सेक्रेटरी बन जाएगा. क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ द माइन भी इस कमेटी का मेंबर होगा. इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट वेयर विच इज़ अ फैक्ट्री वेयर 500 और मोर वर्कर्स आर देयर. तो हर वो इस्टेब्लिशमेंट अगर वो फैक्ट्री है जहाँ पर 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, फैक्ट्री कैरिंग हजार्ड्स प्रोसेस वेयर इन 250 वर्कर्स और मोर. अगर वो फैक्ट्री हजार्ड प्रोसेस से डील करती है तो वहाँ पर 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं. बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है तो वहाँ पर 250 और ज़्यादा वर्कर्स हैं.
एंड माइन है अगर तो वहाँ 100 और ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं और ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, द एम्प्लॉयर शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स who shall possess such qualification and perform such duties as may be prescribed. तो सेफ्टी ऑफिसर्स कब बनेंगे? अगर वो फैक्ट्री है तो वहाँ पर 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। अगर वो फैक्ट्री है लेकिन हजार्डस प्रोसेस में डील करती है तो 250 और ज़्यादा वर्कर्स, तब सेफ्टी ऑफिसर बनेगा। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क है तो 250 और मोर वर्कर्स होंगे तो सेफ्टी ऑफिसर होगा। माइन है अगर तो 100 और मोर वर्कर्स अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होते हैं तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। जिस मतलब सेफ्टी ऑफिसर किस किस रेशियो में अपॉइंट होंगे? सेफ्टी ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड ऑन अ स्केल ऑफ 1 अप टू टोटल मैन पावर। तो हर 500 वर्कर्स में एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होगा, तो रेशियो ये होगा। एंड एन एडिशनल 1 फॉर एवरी एडिशनल 500 मैन पावर और पार्ट देयर ऑफ। तो ये ध्यान रखना, 500 फैक्ट्री है तो 500 और मोर, हजार्डस प्रोसेस है फैक्ट्री का तो 250 और मोर, कंस्ट्रक्शन वर्क वाला काम है एस्टेब्लिशमेंट का तो 250, माइंस है तो 100 और मोर। तो हर 500 में एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना इम्पॉर्टेंट है। और जो क्वालिफिकेशंस होंगी, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा सेफ्टी ऑफिसर को। तो ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। सो दिस वॉज इट फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द कोड। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा एंड आई एम होपिंग कि आपने फर्स्ट वाला जो पार्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड का वो भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस कोड में या इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।